नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज एक बार फिर से आप सभी प्रतियोगी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने एक और महत्वपूर्ण टॉपिक चुना है जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते रहे हैं, तो अपने को इसे अच्छे से समझना है। दोस्तों अभी जैसा कि हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जितनी भी घटनाएं हुई थी, जितनी भी आंदोलन चलाए गए थे, गांधीवादी आंदोलन चलाए गए थे और जो भी प्रक्रिया हुई, जो अंग्रेजों की जो गतिविधियां थी, जो मिशंस आए, जैसे क्रिप्स मिशन आया, फिर कैबिनेट मिशन आया, तो इन सब के प्रावधानों के बारे में भी हमने बहुत ही बारीकी से जाना है। ठीक है, तो उसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में, जिसे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में भी भारतीय इतिहास में जाना जाता है दोस्तों। ठीक है ना, भारतीय इतिहास में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में जाना जाता है डायरेक्ट एक्शन डे। और यह कब हुआ था? यह घटना 16 अगस्त 1946 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। ठीक है, यह जो प्रतीकात्मक तस्वीर आपको दिख रही है, यह उस विभीषिका का गवाह बन रही है कि किस तरीके की कार्रवाई हुई होगी। जैसा कि नाम ही है प्रत्यक्ष कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन डे। और ये मोहम्मद अली जिन्ना के महत्वाकांक्षा, हठ धर्मिता और जिद के कारण ऐसी परिस्थितियां भारत में बनी थी दोस्तों। ठीक है ना, इसकी शुरुआत, ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की स्थिति तक, परिस्थिति तक देश जो पहुंचा, उसे जिन्ना ने यहाँ तक पहुंचाया था। ठीक है, क्यों पहुंचाया था कि जब कैबिनेट मिशन योजना के तहत कैबिनेट मिशन जो प्रस्ताव जारी किया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा, तो उसमें पृथक पाकिस्तान की मांग को जो है सिरे से खारिज कर दिया गया था। जिन्ना कह रहे थे कि भाई हमको एक संप्रभु पाकिस्तान चाहिए, जबकि कैबिनेट मिशन ने जो है अल्पसंख्यकों के समस्याओं के समाधान के लिए एक संप्रभु पाकिस्तान के निर्माण के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था और अपने प्रस्ताव में जो है इसे शामिल नहीं किया था। तो इससे मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वाकांक्षाओं को ठेस पहुंची और महात्मा गांधी और जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े नेता थे, जवाहरलाल नेहरू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व करने वाले जो भी लोग थे, जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वो भी मुस्लिम समुदाय से आते थे, लेकिन वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में और उसके सदस्य के रूप में, प्रमुख नेता के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, भागीदारी निभाई थी। लेकिन जिन्ना को चाहिए था पृथक पाकिस्तान, जो एक संप्रभु राष्ट्र हो, एक अलग राष्ट्र हो और भारत के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को जो है जोड़ के, जो अखंड भारत है उससे हटा करके जो है पाकिस्तान का निर्माण किया जाना था। तो जब कैबिनेट मिशन योजना के तहत जिन्ना के इस महत्वाकांक्षा को, जो पृथक पाकिस्तान की जो उसकी महत्वाकांक्षा थी, इसे जब खारिज कर दिया गया दोस्तों, तो उसके बाद जिन्ना बहुत अधिक चिढ़ गया था और उसके बाद उसने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। और इस दिन 16 अगस्त 1946 ईस्वी को जिन्ना के आह्वान के बाद देश भर में भिन्न भिन्न जगहों पे जो है सांप्रदायिक दंगे फैल गए थे। ठीक है ना, इसलिए ये शब्द ही है कार्यवाही। तो यह दंगे को भड़का दिया गया इस दिन। ठीक है ना, जब कैबिनेट मिशन योजना के तहत जब असफलता हाथ लगी जिन्ना को, तो उसने मुस्लिम लीग की परिषद में जो है अलग पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए अब संवैधानिक तरीकों को छोड़कर और प्रत्यक्ष कार्यवाही का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है ना, प्रत्यक्ष कार्यवाही के द्वारा उसको लग रहा था कि हम हुड़दंग मचाएंगे, जगह जगह दंगे करवाएंगे, तो हो सकता है कि ब्रिटिश सरकार को लगे कि भाई अब स्थिति जो है वो नियंत्रण से बाहर हो गई है, तो हो सकता है कि वो अलग पाकिस्तान का निर्माण कर दे, मांग हमारी मान ले। ठीक है ना, जिन्ना ने बंबई में बैठक की और वहां पे घोषणा किया कि अब हमने संवैधानिक तरीकों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है, विदा कर दिया है। जब ब्रिटिश सरकार के पास और कांग्रेस के पास अपने अपने हथियार हैं, अपने अपने हथकंडे हैं, तो अब हम भी पिस्तौल उठाने को मजबूर हो गए हैं। यह आक्रामक बयान जिन्ना ने दिया था। ठीक है दोस्तों, बंबई में इन्होंने बैठक आयोजित की थी अपने मुस्लिम लीग की, वहां पे इन्होंने जो है यह बयान दिया था दोस्तों।
और इसी समय जो मुस्लिम लीग, चूंकि जिन्ना जो थे ये मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता थे, मान्य नेता थे, सर्वमान्य नेता थे मुस्लिम लीग के। तो उस समय एक प्रसिद्ध नारा दिया गया था कि लड़ के लेंगे पाकिस्तान और बट के रहेगा हिंदुस्तान। तो जहां पे इस तरह का उग्र नारा लगाया जाता हो दोस्तों, वहां पे हम शांति की अपेक्षा कर सकते हैं क्या? वहां पे शांति की बात करना बेईमानी प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि जो जिन्ना के नेतृत्व में जो लोग थे वो बहुत ही उग्र हो चुके थे, वो पाकिस्तान के बिना संतुष्ट होने वाले नहीं थे, ठीक है ना। तो वो इस बात पर अड़ गए थे कि लड़ के लेंगे पाकिस्तान और बट के रहेगा हिंदुस्तान, ठीक है। और इन्हीं नीतियों के चलते जो है 16 अगस्त 1946 का दिन तय किया गया और 16 अगस्त 1946 ईस्वी को जो है भारत के विभिन्न जगहों पे जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया। और इस प्रत्यक्ष कार्यवाही के रूप में जो है इसकी परिणति किस रूप में हुई? भारत के विशाल भूभाग पे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो है सांप्रदायिक दंगे कराए गए, ठीक है ना। और उसमें भी 5 प्रमुख प्रांतों में तो भयंकर दंगे हुए थे। वो 5 प्रमुख प्रांत कौन से थे? सिंध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस जिसे हम संयुक्त प्रांत या वर्तमान उत्तर प्रदेश के रूप में जानते हैं जिस क्षेत्र को, और पंजाब। ये 5 ऐसे प्रांत थे जहां पे हिंदू और मुस्लिम दोनों आबादी थी। तो मुस्लिम आबादी यहाँ बहुसंख्यक थी, ठीक है। हिंदू आबादी अपेक्षाकृत मुसलमानों के कम थी इन क्षेत्रों में, ठीक है। तो इन जगहों पे जो है, और जहाँ पे हिंदू की आबादी ठीक ठाक भी थी तो वहाँ पे जो, लेकिन मुस्लिम की भी आबादी अच्छी थी, तो वहाँ पे दंगे भड़काए गए। इस प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में जो 16 अगस्त का जो दिन निर्धारित किया गया था, तो इस दिन जो है भयंकर सांप्रदायिक दंगे देश भर में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हो रहे थे। खास करके इन 5 प्रांतों में तो बहुत ही अधिक नरसंहार हुआ था दोस्तों। कलकत्ता में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का सबसे अमानवीय रूप देखने को मिला दोस्तों, ठीक है ना। उस समय क्या था? उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी, ठीक है। और वहाँ के मुख्यमंत्री, जिसे तत्कालीन समय में प्रधानमंत्री कहा जाता था, वो कौन थे? हुसैन शहीद सोहरावर्दी, ठीक है ना। हुसैन शहीद सोहरावर्दी जो थे, ये मुस्लिम लीग के नेतृत्व वाली सरकार का प्रधानमंत्री, जिसे हम मुख्यमंत्री के रूप में समझिए आप, उस समय उसे प्रधानमंत्री कहा जाता था, ये वहां पे थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि दंगाइयों को प्रशासनिक सहूलियत देने के लिए क्या किया कि 16 अगस्त का दिन जो है, जिसे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में चुना गया था, उस दिन सरकारी अवकाश घोषित कर दिया गया, ठीक है। क्यों? जिससे दंगाइयों को प्रशासनिक सहूलियत हो। 16 अगस्त को क्या किया? सरकारी अवकाश घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, पुलिस थानों को जो है गुप्त आदेश दिया गया कि भाई जो थानेदार हैं या जो थाने में सिपाही हैं, जो पुलिस के लोग हैं, वो थाने के अंदर में ही रहें, बाहर ना जाएं। मतलब अगर दंगा हो रहा है तो उसे होने दो, उसे अनियंत्रित रहने दो, उसे नियंत्रित करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह की साजिश की गई थी। क्यों? क्योंकि ये चाह रहे थे कि बहुत बड़े स्तर पर दंगा भर के बहुत अधिक बड़ी संख्या में नरसंहार हो, जान माल की क्षति हो, जिससे कांग्रेस भी सहम जाए और ब्रिटिश प्रशासन भी समझ जाए, ठीक है। मात्र 72 घंटों के अंदर दोस्तों कलकत्ता की सड़कों पे लाशों के ढेर लग गए थे। लाशों के ढेर लग गए थे सिर्फ 72 घंटों के अंदर में, ठीक है। 4000 से अधिक निर्दोष लोग जो है इस घटना में मारे गए थे। लाखों लोग बेघर हो गए थे और लाशों का तो हाल ऐसा था कि सड़क पे लाशें बिछी पड़ी हैं। वहां पे गिद्ध आवारा पशु जो थे वो आके उन पड़ी हुई लाशों को नोच रहे हैं, ठीक है ना। इसी विभीषिका को द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यह नरसंहार इतना विभत्स था, इतना निर्मम तरीके से जो है सांप्रदायिक दंगे को अंजाम दिया गया था, नरसंहार किया गया था, इसे कि अब सड़क पे लाश पड़ा हुआ है, गिद्ध आकर के उन लाशों को नोच रहे हैं, आवारा पशु उन लाशों को नोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी तो अब भी उनका भ्रम टूटा नहीं था। वो चाहते थे कि अब भी हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे और देश आजाद होगा, देश का विभाजन नहीं होगा।
महात्मा गांधी इस कलकत्ता वाली विभीषिका से और संपूर्ण भारत में जो जगह जगह पे जहाँ जहाँ सांप्रदायिक दंगे हुए उससे बहुत अधिक पीड़ित हुए थे। ठीक है ना। मुस्लिम लीग के द्वारा जो यह हथगंटा, यह जो तरीका अपनाया गया था अपने पाकिस्तान के गठन की मांग को लेकर के, इसकी महात्मा गांधी ने कड़ी निंदा की थी और महात्मा गांधी ने मानवता के इतिहास पर एक पापमय कलंक बताया था इस घटना को। दोस्तों इसे ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी के आत्मा को अंदर तक जो है इसने झकझोर के रख दिया था। अब हम बात करते हैं नोआखाली और टिपेरा की विभीषिका की, क्योंकि ये नोआखाली जो है यहाँ पे अक्सर परीक्षा में सवाल पूछ लिए जाते हैं महात्मा गांधी से जोड़ करके, इसलिए इसे बड़े ही ध्यान से समझने की आवश्यकता है। ठीक है। 13 अक्टूबर 1946 को क्या हुआ था दोस्तों? 13 अक्टूबर 1946 ईस्वी को कलकत्ता में जो हिंसा पहले हुआ था, जिसे हमने द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स कहा है, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप पूर्वी बंगाल के नोआखाली और टिपेरा जिलों में जो है बड़े पैमाने पे सुनियोजित तरीके से हिंदू विरोधी दंगे भड़क उठे थे। ठीक है ना। यहाँ पे सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया, महिलाओं के साथ जबरदस्त अत्याचार किया गया, बहुत ही विभत्स घटनाएं जो है वहाँ पे की गई थी दोस्तों। और अगर सरकारी आंकड़ों की अगर बात करें, ब्रिटिश सरकारी आंकड़ों के अनुसार दोस्तों नोआखाली में 300, टिपेरा में 350 घर को आग के हवाले कर दिया गया था। ठीक है। अगर हम गैर सरकारी स्रोतों की बात करें तो हजारों संपत्तियों को जो है आग के हवाले कर दिया गया था, जला करके राख कर दिया गया था दोस्तों। इसी समय गांधी जी ने शांति मार्च निकाला। कब? 29 अक्टूबर 1946 ईस्वी को। 29 अक्टूबर 1946 ईस्वी को महात्मा गांधी ने एक शांति मार्च निकाला। ठीक है। जब पूरा देश राजनीति में व्यस्त था, कैबिनेट मिशन के बाद की जो परिस्थितियां थी उसमें व्यस्त था। ठीक है। राजनीति गरमाई हुई थी, जिन्ना भी गरमाया हुआ था, कांग्रेस भी गरमाया हुआ था। ऐसे माहौल में एक 77 वर्षीय बूढ़ा आदमी महात्मा गांधी इन दंगों को शांत करने के लिए जगह जगह घूम रहा था, लोगों को शांति और सौहार्द का जो है संदेश दे रहा था दोस्तों। नंगे पैर नोआखाली के गांवों की यात्रा कर रहे थे महात्मा गांधी। और इस दंगों को, ये एक दिन तो दंगा चला नहीं कि कोई त्वरित कुछ हुआ और तुरंत खत्म हो गया या अंग्रेज सरकार उसको नियंत्रित करने के प्रयास कर रही है, ऐसा नहीं था। अंग्रेजों ने, अंग्रेजी प्रशासन ने भी अपने एक उंगली तक नहीं उठाया इस दंगों को रोकने के लिए। ठीक है ना। उसने भी सोचा कि जो हो रहा है वो होने दो। महात्मा गांधी 4 महीने तक जो है विभिन्न दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते रहे, ताकि कैसे भी करके ये दंगा जो फैला हुआ है यह शांत हो जाए दोस्तों। ठीक है ना। इसी समय जो है महात्मा गांधी के लिए एक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण उपाधि है जो माउंटबेटन ने उन्हें दी थी। तत्कालीन जो वायसराय भारत का था लॉर्ड माउंटबेटन, तो उसने गांधी जी के, चूंकि गांधी जी के ही अथक प्रयासों से यह दंगा शांत हुआ था। ठीक है। तो भारत के जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने महात्मा गांधी के लिए 1 मैन बाउंड्री फोर्स शब्द का प्रयोग किया था। महात्मा गांधी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स के नाम से जो है संबोधित किया था और कहा था कि जो काम हमारी 50,000 की आधुनिक सेना पंजाब में नहीं कर सकी, उस काम को इस अकेले बूढ़े ने बंगाल में कर दिया। अब बंगाल में तो कुछ अंग्रेज कर ही नहीं रही थी, वो तो समझो कि महात्मा गांधी के ही तरीके से महात्मा गांधी ही उसको संभालने में लगे हुए थे। तो पंजाब में जो घटना हो रही थी तो वहां पे जो अंग्रेजी सैनिक लगे हुए थे उसको संभालने में, कंट्रोल करने में, तो इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है महात्मा गांधी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमारी 50,000 की अत्याधुनिक सेना जिस दंगे को शांत नहीं करवा पाई, नियंत्रित नहीं कर पाई पंजाब में, एक अकेले बूढ़े आदमी ने बंगाल में उसे शांत करा दिया दोस्तों। तो परीक्षा में ये सवाल पूछे जाने की संभावना होती है, तो इसे ध्यान से याद रखना। ठीक है ना कि 1 मैन बाउंड्री फोर्स शब्द का प्रयोग किसने किया था और किसके लिए किया था। ठीक है। किन परिस्थितियों में किया था,
कब किया था। तो एक एक चीज आप समझ गए कि लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था, महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स से संबोधित किया था। क्यों किया था? क्योंकि सांप्रदायिक दंगे जो पूरे देश में फैले हुए थे, तो उसमें बंगाल क्षेत्र में नोआखाली, टिपेरा आदि क्षेत्र में जो है महात्मा गांधी गांव-गांव घूम करके जो है लोगों को शांति का, एकता का संदेश दे रहे थे, दंगों को रोकने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए महात्मा गांधी को लॉर्ड माउंटबेटन ने दोस्तों वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी, इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है हिंसक, अब हिंसा एक ऐसी चीज है ना कि ऐसा नहीं कि कहीं एक जगह हिंसा हुआ तो वहीं पे हिंसा होके शांत हो जाएगा। हिंसा के जवाब में भी हिंसा होता है, प्रति हिंसा होती है। तो यही हो रहा था बिहार में और पंजाब में, ठीक है ना। अक्टूबर नवंबर 19 के आसपास 1946 ईस्वी में ही बिहार में भी दंगा हो गया था। अक्टूबर नवंबर 1946 में बिहार में भी भयंकर दंगा फैल गया था और नोआखाली में जो हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें जो निकल करके बाहर आ रही थी, वो उस खबर ने बिहार को भी प्रभावित किया था। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है भयंकर प्रतिहिंसा भड़क उठी थी, ठीक है। और जो उस समय की कांग्रेस की प्रांतीय सरकार थी उसने दंगों को दबाने के लिए कई कदम उठाए। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू ने हवाई दौरा भी किया और दंगाइयों के ऊपर बम गिराने तक का जो है बम गिराने तक का भी उन्होंने चेतावनी दिया था, ठीक है ना। लेकिन फिर भी यह रुक नहीं पाया था दोस्तों, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कहा गया कि भाई ये हवाई दौरा कर रहे थे, तो कहा कि हम अब अगर नहीं मानोगे तो बमबारी करेंगे दंगाइयों के ऊपर, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं थे दोस्तों, ठीक है ना। बिहार में दंगों की निष्पक्ष जांच के लिए एक विशेष जांच समिति के गठन की मांग भी की गई थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक संवेदनशीलता का हवाला देकर इस मांग को ठुकरा दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो शांति तो चाहती ही नहीं थी ना, वो तो यही चाहती थी कि ऐसे ही लोग उलझे रहे, ऐसे ही मारकाट मचा रहे बस। तो क्यों जांच समिति बनाती और उस पर कोई निर्णय लेती? सही नतीजे तक पहुंचने की उसकी मंशा ही नहीं थी। तो इसलिए जो निष्पक्ष जांच कमेटी गठित करने की बात हो रही थी, तो उसको सांप्रदायिक संवेदनशीलता का हवाला देकर के जो है उसने क्या कर दिया, मांग को ठुकरा दिया, खारिज कर दिया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद पंजाब में गृह युद्ध हुआ मार्च 1947 ईस्वी में। मार्च 1947 ईस्वी में जब पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की खिजर हयात खान के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई, जब मार्च 1947 में क्या हुआ पंजाब में, हमने पिछली कक्षाओं में भी कई बार बात किया है कि पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार थी, ठीक है। तो यहाँ पे यूनियनिस्ट पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन वाली जो खिजर हयात खान के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, यह सरकार गिर गई, ठीक है। अब जब यह सरकार गिर गई तो मुस्लिम लीग ने वहां अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। अब इसने तोड़जोड़ करना शुरू किया। तो इसके विरोध में जो है जो मुस्लिम लीग प्रयास कर रहा था कि वहां पे अपनी सत्ता को स्थापित किया जाए, तो इसके विरोध में सिखों ने और हिंदुओं ने, सिख समुदाय के लोगों ने, हिंदू समुदाय के लोगों ने वहां पे प्रदर्शन किया। जिसके बाद रावलपिंडी, अटक, मियांवाली, अमृतसर और शेखपुरा में भीषण दंगे शुरू हो गए और पंजाब भी जो है पूरी तरीके से दोस्तों गृह युद्ध की आग में जो है झुलस गया, झुलस उठा। ये घटना कब की है? यह घटना है मार्च 1947 का दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। फिर गांधी जी दिल्ली आए, ये घटना हम बात कर रहे हैं 8 सितंबर 1947 ईस्वी की, ठीक है। भारत आजाद कब हुआ था? भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, ठीक है। भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। भारत के जो नेता थे, अब राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे बड़े नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। लेकिन जब देश आजाद हो रहा था और जो जश्न मनाया जा रहा था पूरे देश में और दिल्ली में खास करके आज़ादी का जश्न, उस जश्न में महात्मा गांधी शामिल नहीं थे दोस्तों, ठीक है। वो देश के विभिन्न भागों में जो हिंसा फैली हुई थी उसी को शांत कराने में लगे हुए थे। जब महात्मा गांधी कलकत्ता से दिल्ली पहुंचे तो विभाजन की विभीषिका और शरणार्थियों के त्रासदी कारण
दिल्ली की स्थिति तो बहुत ही खराब हो गई थी। चारों तरफ दिल्ली में भी जो है हिंसा मची हुई थी, चीख पुकार मची रही थी। तो गांधी जी को लगा कि यह ऐतिहासिक और जीवंत शहर जो है अब मुर्दों का शहर हो गया है, ठीक है ना। और महात्मा गांधी ने इसे शमशान घाट की उपाधि दी थी कि हिंदुस्तान की महान और पवित्र धरती जो है अब एक विशाल शमशान घाट में तब्दील हो गई। और इसी समय महात्मा गांधी का एक बहुत ही मर्मस्पर्शी कथन था, उनका वक्तव्य था। गांधी जी ने अपनी अत्यंत गहरी मानसिकता और वेदना को व्यक्त करते हुए लिखा था कि मेरे चारों ओर जो है वो दावानल, दावानल मतलब क्या होता है, जंगल की आग। तो महात्मा गांधी ने लिखा था व्यथित होकर के कि मेरे चारों ओर दावानल जल रही है। यह भयानक और हृदय विदारक दृश्य पंजाब के रावलपिंडी, अटक, मियांवाली और शेखपुरा के शरणार्थी शिविरों में जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। ये महात्मा गांधी के विवरण थे दोस्तों, ठीक है। इसी समय जो है 20 फरवरी 1947 ईस्वी को क्या हुआ था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा कर दी थी कि भारत में प्रशासनिक तंत्र के पूरी तरीके से जब चरमरा गया था प्रशासनिक तंत्र, दंगा चारों तरफ हो ही रहा था कैबिनेट मिशन के बाद, जब जिन्ना उग्र हो गया उसके बाद, और वो चाह रहा था कि जगह जगह जो है दंगे फैले ताकि ब्रिटिश प्रशासन जो है झुक जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस झुक जाए। तो इन अनियंत्रित परिस्थिति में 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ही जो है इटली ने घोषणा कर दी थी ब्रिटिश संसद में, हाउस ऑफ कॉमन्स में, और उसने एक समय सीमा निर्धारित कर दी थी कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 से पहले पहले हर हाल में भारत का शासन जो है वह भारतीयों के हाथ में सौंप देगी। और इसी के बाद जो है उसने माउंटबेटन की नियुक्ति की भारत में वायसराय के रूप में, और माउंटबेटन को ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी कि तुम जाओ और जल्दी से जल्दी अच्छे तरीके से जो है सत्ता का हस्तांतरण, और अगर लगे कि विभाजन अनिवार्य है तो विभाजन भी कर देना, ठीक है। यह दायित्व दे करके, पूरा पावर दे करके उसको भारत भेजा गया। और उसके बाद फिर माउंटबेटन आए और फिर इन्होंने जो है माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की। तो माउंटबेटन योजना के बारे में हम अगली कक्षा में विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आज हमने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थीं, जिस तरीके से निष्ठता पूर्वक पूरे देश में कोहराम मचाया गया था, देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो है सांप्रदायिक दंगे फैलाए गए थे, एक राज और जो नेता थे वो राजनीतिक तमाशा देख रहे थे। एक नंगे पैर महात्मा गांधी देश के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम करके जो है दंगों को शांत कराने में लगे हुए थे, ठीक है। तो स्टेटमेंट बना करके आपसे यहाँ सवाल पूछे जा सकते हैं। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था, मुस्लिम लीग के द्वारा इसका आह्वान कब किया गया था, 16 अगस्त को किया गया था दोस्तों, ठीक है, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। तो इसे ध्यान रखेंगे और परीक्षा में अगर इस टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे तो निश्चित रूप से आज के इस सेशन में होंगे। तो आप बिना स्किप किए हुए पूरे सेशन को बड़े ही ध्यान से देखिए। हम जल्द ही फिर एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित होते हैं। जय हिंद।